आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया है अपने बारे में शेयर करने के लिए। यहाँ से शुरू करूँ कि पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कौन कौन सेम टू यू कह रहा है? बस, तो सीन कुछ ऐसा ही था। पढ़ने का शौक़ नहीं था बिल्कुल भी, और मम्मी पापा को लगता था कि किसी तरह इसको पढ़ाई कराएं बचपन में। पर बहुत जल्दी उनको समझ में आ गया 7-8 साल की उम्र में, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में परफॉर्म करना शुरू किया। जैसे कि अभी ये भाई परफॉर्म कर रहे थे, बहुत अच्छा इन लोगों ने परफॉर्म किया। और यही मौका होता है ये जानने का कि मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं स्कूल में परफॉर्म करता था तो मैं वहाँ टीचर्स की मिमिक्री करता था, और टीचर्स की मिमिक्री करने में मैं पूरे पूरे 8-8 पीरियड भी निकाल देता था, क्योंकि जिस टीचर का पीरियड होता था मैं उसकी मिमिक्री शुरू करता था। और बच्चे भी साथ में मिले होते थे। ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरे बारे में पता चलना शुरू हुआ। मैंने बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारी ट्रॉफीज़ अपने स्कूल के लिए ली। और बाद में मुझे शोज़ के ऑफ़र आने लगे। तो मैं पहली पेमेंट जो मुझको मेरे शो की मिली थी, मेरी उम्र थी 7 साल और मुझे पेमेंट मिली थी 350 रुपये। उसके बाद फिर मुझे रेगुलर शोज़ मिलने लगे। मैं छोटा सा था तो मेरे मम्मी पापा बोलते थे पता नहीं क्या काम कर रहा है ये, पढ़ाई छोड़ के इसको 500-500 रुपये के शो करने जा रहा है। और मुझे इतना मज़ा आता था उस 500 रुपये का कि मैं आज जो भी कमा रहा हूँ उसमें भी उतना मज़ा नहीं है। तो वो पैसे में इतना मज़ा क्या था कि एक तो वो उम्र ऐसी थी कि जब मैं स्टेज पे चढ़ता था, 7-8 साल का था मैं, और लोगों की तालियां मिलती थी तो मुझे बहुत हौसला, बहुत खुशी होती थी। लोगों को हंसाने में अपनी एक खुशी थी मुझे। तो ये करते करते मैं पहली बार मुझे 13 साल की उम्र में कॉमेडी सर्कस से फ़ोन आया कि आप यहाँ पे आके परफॉर्म करो। और मैं 13 साल की उम्र में सोनी टेलीविज़न पे परफॉर्म करने गया। पहले मेरा बहुत विरोध हुआ शुरू में। तो मैं 8 साल का था, मैं घर छोड़ के भाग गया था मुंबई की ट्रेन पकड़ के कि मुझे एक्टर बनना है। तो मेरे को घई से पकड़ के लाए तो बड़े हंसे वो मेरे ऊपर, ये भाई साहब 8 साल की उम्र में ये एक्टर बनने चले मुंबई, बन गए ऐसे एक्टर, तुम्हारे जैसे बहुत जाते हैं वहाँ पे। और 13 साल की उम्र में जब मुझे कॉमेडी सर्कस में काम करने का मौका मिला तो मेरे घर में एक स्वीकार था, एक एक्सेप्टेंस आई कि जो ये करना चाह रहा है वो ये कर सकेगा। उसके बाद जब मुंबई चला गया तो मैंने बहुत सारे शोज़ किए कॉमेडी सर्कस से शुरू किया। फिर कॉमेडी सर्कस के अजूबे एक शो आता था वो किया, लाफ्टर के फटके कॉमेडी का डेली सोप। फिर कपिल शर्मा शो किया। फिर कॉमेडी क्लासेस एक शो आता था जिसमें मैंने बहुत साड़ी पहनी है, इतनी मैं बता नहीं सकता। 30 में से 31 दिन मैं औरत बनता था। रोज पहुंचते ही वहां पे साड़ी पहननी है मुझे। और मैं उस कैरेक्टर में इतना पसंद किया गया। मौसी का कैरेक्टर मैं प्ले करता था, फिर मैं नसीर साहब का कैरेक्टर प्ले करता था। कई बार, एक आध बार तो नसीर साहब से मेरी मुलाकात भी हुई तो सामने सामने दोनों खड़े एक ही बात कर रहे हैं, भाई कैसे हैं साहब, इखलाक अहमद, मोहम्मद शहीद। मजा आ गया, दोनों सामने ऐसे ही खड़े। तो धीरे धीरे करके फिर मुझे एक्टर्स के सामने ही एक्टर्स की मिमिक्री करने का शौक पड़ा। रणवीर सिंह के सामने ही रणवीर सिंह बना हुआ, अरे मेरी जान क्या बात है मेरी जान, चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते। और पहले वो बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए उनको भी महसूस हो कि यार ये कुछ ऊट पटांग तो नहीं करेगा। पर बाद में धीरे धीरे एक्टर्स को भी पता चलने लगा कि मैं अलग अलग उनके कैरेक्टर्स प्ले करता हूँ। तो ये एक दौर चला कि मैंने फिर अपना एक शो जो कॉमेडी क्लासेस था उसमें मैंने खूब सारे किरदार प्ले करे। फिर मेरा भी रिसेंट शो चल रहा है व्हाट नॉनसेंस, उसके अंदर मैं वेरियस कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ। लेकिन इसके बीच का एक दौर है जिसके लिए स्पेशली मैं यहाँ आया हूँ आप सभी से बात करने के लिए। तो दौर ये है कि 20 साल की उम्र के आसपास मेरे को एक सिवियर डिप्रेशन का एक फेज आया, जहां मुझे लगा कि यार मैं काम और अपने अंदर की मनस्थिति को मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। तो डॉक्टर्स ने बता दिया कि इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है। फिर थोड़े दिन बाद
डायग्नोस किया गया कि स्किज़ोफ्रेनिया है, और फिर पता चला कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, फिर पता चला कि सीवियर साइकोसिस की स्टेज में जा सकता है। तो मैं कहा कुछ बचा है मुझे कि सारी दिमाग की बीमारियां मुझे ही हुई हैं। और असली रोग मेरा दिल का था यार, मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था पहली बार। तो मेरे आसपास वालों को मेरे दिल टूटने की कोई और तरीका ना पता चला, उन्हें लगा इसको गोली खिलाओ। इसको डॉक्टर्स ने पर्चे, घबराहट होती है, और दर्द भी होता होगा सर में, नींद नहीं आती होगी, वो इतने बड़े बड़े पर्चे दिए उन्होंने। जबकि मनस्थिति का कोई भी दवा इलाज नहीं है। मैं आज इस बात को इसलिए कहता हूं क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था ये जिंदगी भर मेडिकेशंस पे रहेगा, ये बिना मेडिकेशंस के अगर रहा तो ये रिलैप्स हो जाएगा, बार बार इसके जो मानसिक संतुलन है वो दिन पर दिन बिगड़ता जाएगा, ये मेडिसिन के बिना नहीं रह सकता। मुझे करीबन 3 साल हो गए मैंने दवा नहीं खाई है, और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ आध्यात्म से किया गया है। इसके बाद मुझे एडिक्शन में भी मैं गया, मैं 20-21 साल की उम्र में एडिक्शन में गया, और ऐसा कोई एडिक्शन नहीं है जो मैंने उस दौरान फेस नहीं किया। और वो इतना डार्कनेस, इतनी तकलीफ से भरी जर्नी हो गई कि मुझे शूट भी करना है और शूट करके मुझे रिहैब आना है। रिहैब से सीधा मुझे शूटिंग पे जाना है। तो ये दो दुनिया मैच नहीं कर पा रहा हूं मैं। एक तरफ कह रहे चल आ बैठ, दूसरी तरफ वहां से निकल के मुझे जाना है, सर आइए आपका शॉट रेडी है। ये दो कंट्रास्ट को बैलेंस नहीं कर पा रहा हूं मैं। और धीरे धीरे लोग मुझे, जब पता चला लोगों को आसपास कि मैं एडिक्शन में हूं, तो लोगों ने मुझे इस तरीके से देखा जैसे मैं कोई गुनहगार हूं, कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं। क्योंकि समाज में आज भी पता नहीं है कि एडिक्शन एक बीमारी है, मानसिक है, शारीरिक है और आध्यात्मिक है, और लाइलाज है, प्रोग्रेसिव है। बहुत सी फैमिलीज इस बात को शेयर नहीं कर पाते अगर उनके घर में कोई ऐसा हो जो एडिक्शन से सफर कर रहा हो, क्योंकि एक टबू है, एक स्टिग्मा है कि जिसके बारे में बात ना की जाए तो बेहतर है। और मेरे माता पिता का तो बेटा ही टीवी पे आता है तो चर्चा सरेआम हो रही है कि सिद्धार्थ सागर रिहैब में पाए गए, ऐसे जैसे पता नहीं कहां पाया गया मैं। लेकिन मुझे पता था कि ये मोड़ मुझे कहीं और ले जा रहा है। मैं जान रहा था कि ये जिंदगी की किसी गहराई को मैं अनुभव करने वाला हूं। ये मुझे पहले से एक्सपीरियंस होने लगा था, जबकि आई वॉज गोइंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ डेथ, आई वॉज गोइंग नियर टू इट। मेरे लिए मुझे पता था कि ये डार्कनेस इतनी बढ़ रही है कि ये कुछ दिन बाद कोई भयंकर रूप लेने वाली है। और 10 रिहैब किए मैंने, और तब भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। और कहीं मुझे खबर मिली कि मैं एक बीमारी से गुजर रहा हूं जो कि मानसिक है, शारीरिक है और आध्यात्मिक है, और इसकी कोई दवा नहीं है। तो मुझे बड़ी राहत मिली ये सुन के कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, पर मैं किसी एक ऐसी चीज से पीड़ित हूं जिसके बारे में अब तक मुझे पता नहीं था। और जब मुझे पता चला कि ये क्या है, तो इट इज अ मेंटल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक जुनून की बीमारी है। मेरे दिमाग में एक जुनून चढ़ जाता है कि मुझे यूज करना है, मुझे इस्तेमाल करना है। ये किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है। इतने किरदार जो मैंने बनाए वो मेरे ऑब्सेशन थे, उन्हें पढ़ना, उन्हें ऑब्जर्व करना, उसे क्रिएट करना, उसे बनाना, ये सब मेरी मानसिक स्थिति से बहुत जुड़ा हुआ था। फिजिकल कंपल्शन कुछ इस तरीके का है कि जब तक मेरे शरीर के अंदर किसी भी तरीके का सब्सटेंस रहता है, तब तक मेरे अंदर एक मजबूरी विकसित रहती है उसे इस्तेमाल करने की। मेरे हाथ पैर कांप सकते हैं, मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि मेरा शरीर एक मजबूरी में चला गया है। तो मुझे बड़ी राहत मिली ये सुन के कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसका मुझे पता नहीं था। और आध्यात्मिक रूप से मेरे किरदार को बदलने की आवश्यकता है, जो कि सिर्फ आध्यात्मिक सिद्धांतों से बदला जा सकता है। स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स आर द ओनली वे टू रिस्टोर बैक द पर्सनैलिटी दैट हैज बीन चेंज्ड विद द टाइम ऑफ यूजिंग।
वो बेईमानी, वो झूठ बोलने वाला, वो टोपी पहना ले, अब नहीं पीऊंगा और फिर पी लेता हूँ, और मैं 5 मिनट में आया और 5 मिनट में मैं पी के आ जाता हूँ, मैं इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, और मुझे ये बात पता ही नहीं है अपने बारे में कि मेरे अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी का जन्म हो गया है जो झूठी है, जो बेईमान है, जो अपने आप को धोखा देती, सेल्फ डिसीविंग पर्सनालिटी का जन्म होता है, एक मैनिपुलेटिव इंसान का जन्म होता है। और मेरे घर वाले परेशान है कि यार हमारा बेटा तो ऐसा था ही नहीं। और धीरे धीरे करके जब मैं इस चीज के बारे में पढ़ा, अपने बारे में जाना, 27 साल की उम्र में, मैं एक हिस्सा मिस कर गया, जब मैं 13 साल का था तो मैं संन्यास लेने भाग गया था घर छोड़ के। तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा जो थी वो 13 साल की उम्र में शुरू हुई थी, और मैंने बहुत सारे गुरुओं के पास मैं गया हूँ, और अंत में मुझे मेरे गुरु मिले जिन्होंने मुझे एक्चुअल स्पिरिचुअल पाथ पे जाने का तरीका बताया। मैं जब गया तो मैं इतना उसमें भी ऑब्सेस हुआ कि मैंने कहा मुझे तो सन्यास लेना है। तो मेरे घर वाले डर गए, बोले ये अचानक टीवी छोड़ के कहाँ सन्यास लेने भाग रहा है, इसका कुछ समझ में नहीं आता भैया, इसको करना क्या, इसका कुछ नहीं पता। और ये सत्य था, मुझे कभी नहीं पता था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे म्यूजिक का भी शौक था, मैं तबला भी प्ले करता था, मैं हारमोनियम भी प्ले करता था, फिर मुझे कॉमेडी करने का भी शौक था, मैं किरदार भी बनाता था, मुझे डायरेक्शन का भी शौक था, मुझे एडिटिंग भी आती थी। तो इतनी सारी चीज़ों में फिर मुझे किताबें पढ़ने का शौक नहीं था, पर मुझे जिंदगी को पढ़ने का बहुत शौक था। तो मैं हर पहलू के अंदर घुस रहा था, और अध्यात्म की यात्रा पे 27 साल की उम्र में जब तक मैं ध्यान करता रहा तब तक कभी लगा नहीं। और 27 साल की उम्र में जब मेरी पीड़ा इतनी बढ़ गई कि मैं आसमान में देख रहा हूं और अपनी छत पर बैठ के बोल रहा हूं कि मैं कौन हूं, क्योंकि सिद्धार्थ सागर नाम एक शरीर का है और इसको जाना है एक दिन। द बॉडी, द सक्सेस, नेम, फेम, मनी हैज टू गो, देन हु एम आई? द क्वेश्चन बिकेम सो इंटेंस कि वो कोविड का दौरान वो समय था, और मैं अपनी छत पर बैठा होता था और मैं सोचता था कि आसपास, क्योंकि यही माहौल था, और मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा भी समय आना निश्चित है, तो मैं जानता ही नहीं हूं कि मैं कौन हूं। ये प्रगाढ़ इच्छा इतनी ज्यादा इंटेंस होती गई, इतनी होती गई कि मैं 27 साल की उम्र में ध्यान को उपलब्ध हुआ। ये पहली घटना मेरे जीवन में ऐसी कि मौन मेरे भीतर उतर आया, एक साइलेंस, एक पूर्ण अनुभव मेरे होने का, मैं जो हूं, अ स्टेट विच इज बियॉन्ड माइंड, जहां मन के पार जाया जा सके। और जिस दिन मैंने अपने मन के पार जाके देखा कि मैं मन नहीं हूं, और मन की गतिविधि को पहली बार देखा, तो पाया सारे रोग मन के थे। मन ही रोग है। मन वो बेचैनी का नाम है जो कभी एक जगह बैठा ही नहीं, जो जहां है वहां से कहीं बाहर जाना चाहता है। और उस दिन पहली बार मेरे भीतर एक गहरी शांति का जन्म हुआ। मैं अपने घर पहुंचा तो 2-3 दिन तो मैंने बात ही नहीं की किसी से, क्योंकि बात करने के लिए इच्छा चाहिए, वो इच्छा ही काम नहीं कर रही है। मन से टूटने का अनुभव अमन का अनुभव था, अमनी अवस्था। और मैं जान सका कि जितने भी रोग थे वो मानसिक, माइंड के ही दिए हुए रोग हैं। ये जर्नी में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी सारी मेडिकेशंस बंद हो गई। मेरे घर पे मैंने कहा मुझे दवाई नहीं खानी, वो कह रहे अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, घर डॉक्टर्स ने तो मना करो, अब तक मैं खा भी रहा हूं। तो इनके लिए भी एक झटके की चीज थी कि ऐसा अचानक कैसे कोई बंद करेगा सारे ट्रीटमेंट को। मैंने कहा मेरे पे विश्वास रखो, अब की बार जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा, एक बार आपको मेरे पे भरोसा करना पड़ेगा। वो सारी मेडिकेशंस बंद की गई और मेरा होश बढ़ता गया। धीरे धीरे वो फैमिलीज मुझसे जुड़ने लगी जो मेरे को टीवी पे देखते थे, पर उनके घरों में एक समस्या चलती है जिसको हम मेंटल हेल्थ से संबंधित हो या हम एडिक्शन से संबंधित जानते हैं। वो फैमिलीज मुझसे कनेक्ट करने लगी। उन लोगों से मैं एक नंबर मैंने अपने पॉडकास्ट हुए तो मैंने उन पे इस बात का जिक्र किया कि अध्यात्म से इसको ठीक किया जा सकता है। और धीरे धीरे करके मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ने लगे और मैं
आज की डेट में सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में जो चाहें वो करें, जो कुछ पाना चाहें आप पा भी सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। सबसे जरूरी है भीतर उतर के ये जानना कि मैं कौन हूं, वरना बाहर की खोज इस खालीपन को कभी नहीं भर पाएगी। मेरे अंदर, और मैं कहता हूं इस दुनिया में सारी सक्सेस, पैसा, नाम, शौहरत, दौलत सब सबके पास होना चाहिए, ताकि वो ये जान सकें कि ये वो दौड़ नहीं है जिसके पीछे आप दौड़े, खोज किसी और चीज की चल रही है। अपनी ही खोज में दौड़ रहा है हर इंसान, क्योंकि वो ये जानता नहीं कि मैं कौन हूं, इसलिए वो कुछ क्रिएट करने में लगा हुआ है। 10 साल तक मैं कॉमेडी करता रहा, शोज करता रहा, परफॉर्म करता रहा, लेकिन मेरी भीतर की खोज जो थी वो बहुत प्रगाढ़, बहुत इंटेंस हो रही थी। इसलिए मैंने काम को भी थोड़ा समय दिया, पर खुद को जानना सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा। और यहां से मैं चुनाव कर सकता हूं कि मुझे अब क्या चीज करनी है। लिविंग कॉन्शियसली इज द ओनली वे टू लिव लाइफ। वंस यू आर कॉन्शियस, यू आर अवेकन्ड, you can live your life the way you want, but the actions are going to be conscious. और फिर मैंने वहां किरदार पकड़े। अब क्योंकि मैं इन चीजों को समझ रहा था, तो मैंने किरदार भी फिर ऐसे ऐसे पकड़े कि मैंने पहला किरदार ओशो का लिया परफॉर्म करने के लिए, दूसरा किरदार मैंने सदगुरु जी का किया। मैं सारे गुरुओं का बहुत सम्मान करता हूं, और जब मैंने इनके किरदार को किया तो मैं जान पाया कि जिस स्थिति से मैं बात कर रहा हूं वो स्थिति है क्या। मेरी आर्ट भी इसके अंदर मर्ज होती है, मेरी खोज भी इसके अंदर मर्ज होती है। ये जीवन बिना जाना जीवन अचूका जीवन, एक चूका हुआ जीवन है। इसे अचूका बनाने के लिए मेरी भीतर की खोज सबसे ज्यादा जरूरी है होनी। और मैं आज भी अपनी जिंदगी में कुछ समय फैमिलीज के लिए और सफरिंग एडिक्ट्स के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए जरूर निकालता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पूरा पूरा परिवार भी बीमार हो जाता है, बच्चे भी ट्रॉमेटाइज होते हैं, उस घर की महिलाएं ट्रॉमेटाइज होती हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें WHO ने प्रमाणित कहा कि इस वक्त की सबसे बढ़ती हुई अगर कोई समस्या है, कोरोना के बाद कोई डेडलीस्ट डिजीज है, तो वह एडिक्शन है। तो मैं इसकी अवेयरनेस पे ये काम कर रहा हूं, और मेंटल हेल्थ डिसीजेस के ऊपर भी मैं ये काम करता हूं कि सारे मनोरोग और एडिक्शन जैसी बीमारी का इलाज अध्यात्म है। और क्योंकि इस समय में स्ट्रेस बहुत है, मैं अपने शोज बनाने दोबारा शुरू करता हूं, जैसे कि अभी व्हाट नॉनसेंस चल रहा है, इसका सीजन 3 भी मैं लेकर आऊंगा, और बहुत जल्द मैं और नए शोज लेकर आऊंगा, ताकि मैं लोगों को हंसाना कंटिन्यू कर सकूं। बस इसी मैसेज के लिए मैं यहां तक आया था। धन्यवाद, शुक्रिया।